गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल स्टार्ट कर रहे थे रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल। तो रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल में बात हो रही थी कि किस तरह से हम लोग रजिस्टर को देखेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर एक सीरीज पैरेलल सर्किट में सीरीज में है, कौन कौन से रजिस्टर आपके एक सीरीज पैरेलल सर्किट में पैरेलल है। तो हमने आपको बताया था किसी भी सीरीज पैरेलल सर्किट में आपको अगर ये चेक करना हो कि कौन से रजिस्टर आपके सीरीज में है, कौन से रजिस्टर आपके पैरेलल में है, तो उनमें से आपको क्या करना है कि जो सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी थी और जो पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी थी, उनमें आपको करंट बेस वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। तो करंट बेस वाली प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि अगर करंट किन्हीं दो रजिस्टर में, तीन रजिस्टेंस में, चार रजिस्टेंस में सेम है, यानी कि वो दो, तीन, चार जितने भी दिए हुए रजिस्टेंस हैं वो क्या होंगे आपस में सीरीज में। लेकिन अगर करंट की वैल्यू किन्हीं दो, तीन, चार रेजिस्टेंस में दिए हुए रेजिस्टेंसेज में अलग अलग है, यानी कि वो सारे रेजिस्टेंसेज आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के लिए कोई अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल में क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जुड़े होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे एक सिंपल सर्किट की कि सर्किट को अगर कोई सर्किट दिया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से कि अब इस गिवन सर्किट में इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा या आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले इतनी परख होनी चाहिए कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसकी पहले पहचान करनी आनी चाहिए आपको। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए बार बार आपको एक ही चीज बताया जा रहा है कि आपको करंट बेस वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। तो कल आपको ये बताया गया कि इस सर्किट में कि आप सिंपल क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे जो कि आई वैल्यू का होगा। तो अब बात करेंगे कि करंट का फ्लो वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे सर्किट स्लो होता है, यानी कि अगर ये सर्किट इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में है, तो यानी कि अगर यहाँ से करंट अगर यहाँ तक आ रहा है तब तो सर्किट क्लोज है। अदरवाइज करंट यहाँ से चल करके यहाँ तक नहीं आ रहा है, यानी कि सर्किट बीच में कहीं ओपन है। तो अगर ये करंट यहाँ से यहाँ चल करके यहाँ तक आ रहा है तो आपको बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। तो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ से आई चला तो आई कहाँ तक आया, यहाँ तक, और फिर ये आकर के इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। कुछ पोर्शन इधर चला गया, कुछ पोर्शन इधर चला गया, फिर कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर। फिर आगे देखेंगे क्या कि फिर यही आगे करंट बढ़ करके इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट पे आ गया। तो कहने का मतलब ये जो करंट आई चल रहा था, एक पॉइंट मिला उसको, ब्रेक हो गया था I2 और I3 के फॉर्म में। जो R2 में I2 जा रहा है और जो R3 में I3 जा रहा है। फिर I2 क्या है, यहाँ तक इस पॉइंट पे आ गया, और I3 क्या है, यहाँ तक इस पॉइंट पे आ गया। ये दोनों मिलकर करके फिर I बन करके वापस आ गया। तो आपने ये देखा था कि R2 में और R3 में जो करंट जा रहा है उनकी वैल्यूज अलग है। तो आपको इससे ये जानना है कि जिनमें करंट की वैल्यू अलग है वो सारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल में आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया था कि अगर ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आपको मैथमेटिकल सिंबल का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि बताएगा कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक, अब बात करेंगे कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी बताया गया था कि R2 * R3 डिवाइडेड बाय R2 + R3। ये हो गया आपका इस तरीके से। अब बात करेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमने बताया था कि अगर कुछ Rx वैल्यू के बराबर आ रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टेंस में बदल जाएंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, Rx। और वो Rx क्या होगा, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ला करके लगा दे, जिन दो पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस जुड़ा है, तो वो फिगर इस तरह से दोबारा बनेगा। फिर वही बात बताया जा रहा है कि आपका एक टर्मिनल से अगर करंट दूसरे टर्मिनल तक पहुंच रहा है, यानी कि आपको ये जानना है कि सर्किट क्लोज है। तो सर्किट क्लोज होगा तभी करंट का पूरा फ्लो होगा। अब आपका यहाँ से जो करंट आई जा रहा है तो वो R1 से होते हुए Rx में भी जा रहा है, यानी कि दोनों में करंट की वैल्यू सेम है। तो अब आपको ये जानना है कि अगर इन्हीं दो रेजिस्टेंस में या दिए हुए रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होगी तो वो सीरीज में होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया गया था सीरीज का, कि बीच में क्या कर देंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे, तो ये R1 + Rx होगा। तो इनसे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम आर इक्विवेलेंट भी कहते हैं, जो कि समथिंग वैल्यू के बराबर होगा। वो वैल्यू किसके बराबर है, R1 + Rx के, जिसका कैलकुलेशन कर करके हम समथिंग वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया एक सिंपल की बात। अब बात करेंगे कि कुछ इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट में, तो उसमें अलग अलग केस की बात करेंगे।
अब यहाँ पे हम दो सर्किट लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे पहला सर्किट जो है वो ए बी टर्मिनल के बीच में जुड़ा हुआ, जिसमें कितने टोटल रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, 6 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, पांचवा R5 और छठा R6। इसी तरह दूसरा एक सर्किट लेके चल रहे हैं, जिसमें सर्किट का जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं किन दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, वो C और D पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। इसमें भी पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, पांचवा R5 और छठा R6 है। अब इन दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है कि इस फिगर में क्या है, जो पहला फिगर है जिसको हम फिगर 1 कह लेते हैं, और ये फिगर 2, एक सर्किट डायग्राम का फिगर 1, दूसरे सर्किट डायग्राम का फिगर 2। तो दोनों सर्किट डायग्राम में डिफरेंस क्या है कि जो इसमें जो टर्मिनल दिए हुए हैं, एक में जो टर्मिनल है वो लेफ्ट साइड में है, एक में जो टर्मिनल है राइट साइड। ठीक, अब बात करेंगे पहले ये तो आपको ये अज्यूम करना है कि अगर इस सर्किट के अंदर हमको सप्लाई देना है, तो सप्लाई अगर हम देंगे तो कहां से देंगे, इन्हीं दो पॉइंट के बीच से देंगे। अगर इस सर्किट में हमको सप्लाई देना है तो इन दो पॉइंट के बीच से देंगे। कहने का मतलब अगर बाहर से आप कोई बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं इस सर्किट के लिए, तो बैटरी का जो टर्मिनल होगा इन्हीं बीच ए बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट होगा, और इन दो पॉइंट इस सर्किट में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन दो पॉइंट के बीच में वो बैटरी कनेक्ट होगा। तो जब बैटरी यहाँ कनेक्ट होगा तो करंट का फ्लो या तो सी से स्टार्ट होगा या तो डी से स्टार्ट होगा। इसमें अगर कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो या तो बी ए से स्टार्ट होगा या तो बी से स्टार्ट होगा। फिर बात करेंगे कि अगर सर्किट क्लोज रहेगा, उस केस में अगर ए से स्टार्ट करेगा करंट का फ्लो तो वो कहां तक आ जाएगा, सर्कुलेट होते हुए बी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज होगा। अगर आपका इस केस में अगर करंट का फ्लो सी से स्टार्ट होगा, तो सर्किट अगर क्लोज है तो सी से फ्लो स्टार्ट कर करके सर्किट में सर्कुलेट होते हुए डी तक पहुंच जाएगा। तो ये डी पे तभी पहुंचेगा जब ये सर्किट पूरी तरीके से क्लोज होगा। ठीक, अब बात करें इसमें, अगर करंट का फ्लो इस केस में हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस जो यहाँ से करंट चलेगा उसका क्या होगा कि वो R2 से फ्लो करते हुए इस सर्किट में फिर सर्कुलेट होते हुए R1 से सर्कुलेट मतलब फ्लो करते हुए फिर ए तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि अगर सर्किट क्लोज है तो एक टर्मिनल से चल रहा है तो दूसरे टर्मिनल तक वो पहुंचेगा। सर्किट क्लोज नहीं है तब तो वो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर सर्किट क्लोज है तो अगर एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट का फ्लो तो दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक इसी तरह अगर इस सर्किट में अगर हम बैटरी इसी पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, लेकिन हम प्लेट अपोजिट साइड रखें, एक केस में हम पॉजिटिव प्लेट को सी की तरफ रखें, सेकंड केस में पॉजिटिव प्लेट अगर डी की तरफ रखें, तो जो करंट का फ्लो होगा वो डी से स्टार्ट होगा, और जब डी से स्टार्ट होगा तो ये फ्लो क्या होगा, R6 से फ्लो होते हुए पूरे सर्किट में सर्कुलेट करते हुए सी तक पहुंच जाएगा। कंडीशन वही है कि सर्किट क्या है, होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अदरवाइज ये जो करंट का जो सर्कुलेशन है एक पॉइंट से चल करके दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। मतलब अगर आप सी से अगर बीच में कहीं क्या है कि पाथ ओपन तो सी से चल करके डी नहीं पहुंच पाएगा, अगर डी से चल करके सी नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह ए से चल करके बी नहीं पहुंच पाएगा, बी से चल करके ए नहीं पहुंच पाएगा। तो करंट का फ्लो तभी पूरा होगा जब वो सर्किट क्लोज होगा। अब बात कर रहे थे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो इसमें टर्मिनल है, अगर हम बोथ साइड में देखें तो ये हमारे लेफ्ट साइड है, इसमें जो टर्मिनल हो जो बोथ साइड से देखें तो हमारा जो टर्मिनल है वो राइट साइड है। तो इस केस को कहते हैं वन साइडेड टर्मिनल। वन साइडेड टर्मिनल, इस केस को कहते हैं वन साइड, मतलब अगर टर्मिनल दिए हुए सर्किट का दोनों टर्मिनल मेरा वन साइडेड है, या तो पूरी तरीके से दोनों टर्मिनल लेफ्ट में हो या तो पूरी तरीके से दोनों टर्मिनल मेरा राइट में हो। तो इस केस में क्या है, पूरा दोनों टर्मिनल मेरा लेफ्ट में है, इस केस में दोनों टर्मिनल क्या है, राइट में। वन साइडेड टर्मिनल में एक केस आपको इस तरह से भी मिलेगा, या तो दोनों टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा या तो दोनों टर्मिनल नीचे की तरफ मिलेगा। तो अगर आपको ये भी केस मिलता है तो वो भी वन साइडेड टर्मिनल वाला केस कहलाएगा। मतलब दोनों टर्मिनल जो सर्किट के दोनों टर्मिनल है जिसके थ्रू आप सोर्स वहां पे जोड़ेंगे या सप्लाई देंगे, अगर वो एक तरफ है, या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है या तो बाएं तरफ है या तो दाएं तरफ है। ठीक, तो अपर साइड हो, लोअर साइड हो, लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, तो सबके लिए एक कांसेप्ट बताया जाएगा। तो सबके लिए एक कांसेप्ट क्या है कि इस केस में जब भी हमको इस तरीके से सीरीज पैरेलल सर्किट दिखेगा जहां पे कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और जहां कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, तो उस केस में आपको करना क्या है कि जो सर्किट को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने वाला जो प्रोसेस होगा, तो रिड्यूस करने के प्रोसेस का मतलब क्या है कि दो रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करना, इस प्रोसेस को रिड्यूस करना कहलाता है कि दो रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करना।
तो दो रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज कैसे होगा? या तो वो दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दो ही पढ़ाई गई आपको, या तो दिए हुए सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे या तो पैरेलल में होंगे। और सीरीज पैरेलल क्या है? कॉम्बिनेशन है, कोई कंडीशन नहीं। सीरीज पैरेलल एक कॉम्बिनेशन है जहां पे कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें रिड्यूस करना है सर रेजिस्टेंसेस को। तो जब सर रेजिस्टेंसेस को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने का प्रोसेस क्या है? दो रेजिस्टेंस में हमको क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्या वो दो दिए हुए दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, क्या वो दिए हुए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो अब ये चेक कैसे होगा? तो अब इसको चेक करने के लिए हमने बताया कि दो दिए हुए दो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, उसको चेक करने के लिए हम उस प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे जो करंट बेस्ड है। तो करंट बेस्ड प्रॉपर्टी क्या है? करंट बेस्ड प्रॉपर्टी ये थी कि जहां पर करंट की वैल्यू सेम होगी वो सीरीज कहलाएगा, और जहां पर करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी वो पैरेलल कहलाएगा। अब बात करेंगे कि करंट सेम है कि डिफरेंट है, उसकी पहचान करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे। तो पहला नंबर 1 स्टेप की बात करेंगे। क्या करेंगे? करंट को सर्कुलेट करेंगे। करंट सर्कुलेशन में क्या बताया जा रहा है कि अगर हम ये एज्यूम करेंगे कि जब भी सोर्स यहाँ कनेक्ट करेंगे, अभी हम पहले फिगर 1 की बात कर रहे हैं कि जब भी हम सोर्स कनेक्ट करेंगे तो ए बी पॉइंट के ही बीच में कनेक्ट कर सकेंगे, और कहीं पे कोई टर्मिनल नहीं जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकें। ठीक, तो जब हम ए बी पॉइंट के बीच में सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो एजम्पशन लिया जा रहा है कि अगर हम ए बी पॉइंट के बीच में सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो या तो ए से बी की तरफ होगा या तो बी से ए की तरफ होगा। तो हम एक एजम्पशन को लेके चल रहे हैं कि जब करंट का फ्लो ए से बी की तरफ है, जब करंट का फ्लो ए से बी की तरफ, तो यानी कि करंट फ्लो ये यहाँ पे सोर्स लगने के बाद करंट का फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा? एक पॉइंट से। तो जब एक पॉइंट से स्टार्ट होगा तो अब ये इसका क्या है कि ये करंट क्या होगा? इस पॉइंट तक आएगा। इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद क्या होगा? करंट इसमें और इस पाथ में डिवाइड हो जाएगा। पाथ में डिवाइड होने का मतलब पूरे सर्किट में सर्कुलेट करना चालू हो रहा है। ठीक, अब ये हमने बताया कि अगर सर्किट क्लोज है तो जितना करंट यहाँ से चल रहा है उतना ही करंट यहाँ पे पहुंचेगा। मतलब अगर यहाँ से I चल रहा है तो I पहुंचेगा, I1 चल रहा है तो I1 पहुंचेगा, IX चल रहा है तो IX पहुंचेगा। तो अब बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल डिजिट में बात कर लें कि अगर यहाँ से 10 एम्पीयर चल रहा है तो यहाँ 10 एम्पीयर पहुंचेगा, यहाँ 5 एम्पीयर चल रहा है तो यहाँ 5 एम्पीयर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? अगर A से 5 चल रहा है तो B पे 5 पहुंचेगा, B A पे 10 चल रहा है तो B पे भी 10 पहुंचेगा। तो ये बात हो गई किसकी कि करंट कितना पहुंचेगा। अब बात करेंगे कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ये जो करंट चल रहा है तो सर्किट में फ्लो करने के लिए सर्कुलेट होकर के फ्लो करेगा, यानी कि अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा? पहले इस पॉइंट पे आएगा तो ये R3 में ब्रेक हो जाएगा, एक R4 में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो जो R3 में ब्रेक होगा वो इस पॉइंट तक आ जाएगा। जो R3 में ब्रेक होगा वो इस पॉइंट तक आ जाएगा। किस पॉइंट तक? यहाँ नीचे वाले पर। मान लीजिए ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है। तो पहले जो करंट I चला वो X पे जाकर के डिवाइड हो गया, वो R3 में चला गया, एक R4 में चला गया। और दूसरा जो करंट R3 में डिवाइड हुआ था वो R3 से फ्लो करते हुए Y तक पहुंच गया। अब बात करेंगे जो करंट R4 में डिवाइड हुआ था वो R4 से फ्लो करते हुए इस पॉइंट तक आएगा। इस पॉइंट तक पे आने के बाद इस पॉइंट पे कोई अनदर पाथ नहीं है। अनदर पाथ कहने का मतलब कि इसके पास कोई दूसरा पाथ नहीं है कि वो फिर से डिवाइड हुआ। जैसे एक्स पॉइंट पे आपका पाथ था कि इस पॉइंट पे आने के बाद करंट को दो रास्ते थे, एक R3 की तरफ एक R4 की तरफ, इसलिए जब दो रास्ते थे तो वहां वो डिवाइड हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास दो पाथ नहीं है, सिंगल पाथ है। तो सिंगल पाथ है यानी कि इस केस में इस पॉइंट पे आने के बाद इस केस में क्या होगा? करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट डिवाइड नहीं होगा यानी कि पूरा का पूरा करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा का पूरा करंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यही जो करंट R4 में जा रहा है वही R5 में जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी पॉइंट मिलेगा। फिर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि इस पॉइंट पे आने के बाद भी इसके पास कोई अनदर पाथ नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके पास सिंगल पाथ है, तो सिंगल पाथ है तो वो सिंगल पाथ किधर जा रहा है? R6 की तरफ। तो R6 की तरफ ही घूम जाएगा। तो R6 की तरफ घूमने के बाद ये भी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, तो R3 में जो करंट डिवाइड हुआ था वो और जो R4 में करंट डिवाइड हुआ था वो दोनों यहाँ से सही है। R4 में जो करंट डिवाइड हुआ था वो R4 से होते हुए R5 में गया, R5 से होते हुए R6 में गया, फिर ये Y तक आ गया और ये दोनों फिर Y पे मिल गए। और जब ये मिल जाएंगे तो ये क्या बन करके निकलेगा? I बन करके ये वापस आ जाएगा। तो आपने ये ध्यान देखा कि जितना A से चला उतना B तक पहुंच गया। अब बात करेंगे नंबर 2, करंट का सर्कुलेशन करा दिया हमने। अब नंबर 2 की बात करेंगे
आइडेंटिफाई रजिस्टर रिलेशन between two registers from opposite side. नंबर 2 बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई द रजिस्टर रिलेशन बिटवीन टू रजिस्टर फ्रॉम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है मेरा? अगर मेरा टर्मिनल लेफ्ट है तो इसका अपोजिट क्या होगा? राइट होगा। अगर मेरा टर्मिनल राइट है तो इसका अपोजिट लेफ्ट होगा। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं क्या? नंबर 2 पे ध्यान देंगे। नंबर 1 हो गया आपका करंट सर्कुलेशन। करंट सर्कुलेशन मतलब जो करंट चला रहे थे उसको आप उसका सर्कुलेशन किस तरीके से होगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर करके आपने समझ लिया या अगले को समझाना है। ठीक, दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई द रजिस्टर रिलेशन बिटवीन टू रजिस्टर फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक, अब बात करें कि रिलेशन क्या है। तो अपोजिट साइड हम बात करेंगे, हमारा टर्मिनल कहाँ लेफ्ट में है तो अपोजिट साइड क्या राइट में। तो दो में रिलेशन देखेंगे। तो अगर हम बात करें R4 में और R5 में देखें तो R4 और R5 में अगर हम देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है? तो रिलेशन देखने के लिए हमने बताया या तो रजिस्टर सीरीज में होगा या तो पैरेलल में। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैक्सिमम सीरीज में जा सकता है या तो पैरेलल में जा सकता है। तो इसमें रिलेशन चेक करने के लिए फिर आपको बताया जा रहा है बार-बार कि हम किस प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे? करंट प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो हो रहा है R4 में, यहाँ पे अनदर पास होने ना होने के कारण यही सेम करंट R5 में भी आ रहा है। तो जब यही सेम करंट R5 में भी आ रहा है यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में जो करंट का फ्लो है वो क्या है? सेम है। और जब ये करंट की वैल्यू सेम होगा तो इन दोनों रेजिस्टेंस के रिलेशन को क्या कहेंगे कि आपस में सीरीज में। और सीरीज में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? R4 प्लस R5। ठीक, तो R4 प्लस आपने R5 कर लिया। ठीक, अब बात करेंगे कि R4 R5 सॉल्व होकर के कुछ मान लीजिए R6 के बराबर आ गया। R6 तो ऑलरेडी है, मान लीजिए R7 के बराबर आ गया। R7 के बराबर आ गया तो अब इन दो रेजिस्टेंस को आप कहां दिखाएंगे? इस फिगर में दिखाएंगे। तो ये फिगर में R7 कहां दिखाएंगे? R4 R5 कहां जुड़ा हुआ? इस पॉइंट से लेकर करके इस पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। यानी कि फिगर में आपको क्या चेंज करना है? R4 से R5 मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो सिंगल वैल्यू में चेंज होगा जिसकी वैल्यू क्या है? R7। यहाँ पे एक आपको नया रेजिस्टेंस बना देना है जो कहलाएगा R7। ठीक, अब आपको फिर से देखना है कि जो करंट का फ्लो इधर था वो करंट इधर सर्कुलेट करके के R7 में जाएगा और जो करंट R7 में जा रहा है वही R6 में जा रहा है क्योंकि इधर अनदर पाथ है। ठीक, आप इसी अभी सेकंड वन रजिस्टर वाले ही स्टेप में हैं आप। तो सेकंड स्टेप बार-बार क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द रजिस्टर रिलेशन बिटवीन टू रजिस्टर फ्रॉम द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से हम आपको देखना है क्योंकि हम लेफ्ट में है तो राइट से देखेंगे। अब आपको अब पीछे से दो रेजिस्टेंस फिर से उठाने हैं। पीछे से दो रेजिस्टेंस कौन से? एक R7 है और एक R6। तो R7 और R6 में बात करेंगे। तो R7 में करंट का जो फ्लो है वो फ्लो क्या है? जो X से इधर आ रहा है वही करंट R7 में भी जा रहा है, वही करंट R6 में भी जा रहा है। यानी कि इसमें और इसमें करंट का फ्लो क्या है? सेम। तो सेम वाला प्रॉपर्टी किस में जाएगा? सीरीज वाले केस में। सीरीज क्या कहता है कि सीरीज को रिप्रेजेंट करना है तो R6 प्लस लगा देना है R6 प्लस R7। यानी कि अब इसमें क्या जोड़ देना है हमको? इस वैल्यू में जो R7 के बराबर था वो वैल्यू में क्या जोड़ देना है? R6 जोड़ देना है। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये R7 के साथ R6 क्या है? R7 के साथ सीरीज में और R7 किसके बराबर है? वो R4 प्लस R5 के बराबर था। तो यहाँ पे प्लस R6 कर दिया। ठीक, अब ये सॉल्व करके मान लीजिए ये वैल्यू कितने के बराबर हो गया? R8 के बराबर हो गया। इतना सॉल्व किया हम R4 प्लस R5 प्लस R6 कर लिए, वैल्यू समथिंग R8 के बराबर हो गया। तो अब बात करेंगे कि जो R8 है वो कहाँ दिखाएंगे? अब फिर से ये दो रजिस्टर चेंज हो गया एक सिंगल रजिस्टर में। दो रजिस्टर चेंज हो गए एक सिंगल रजिस्टर में। तो ये दोनों रजिस्टर अब किसमें बदल गए? R8। अब बात करेंगे ये दोनों जुड़े कहाँ हैं? x से y के बीच में। तो x के y के बीच में दो पाथ है। एक ये पाथ है, ये भी x से y के बीच में जुड़ा हुआ है। एक पाथ ये है, ये भी x से y के बीच में जुड़ा हुआ है। तो इस पाथ में हमको क्या कर देना है? एक नया रजिस्टर लगा देना है जिसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? R8। ठीक, R8।
अब बात फिर से करेंगे, फिर अभी हम बार बार कर रहे हैं, अभी हम लोग इसी स्टेप में बार बार रहेंगे, सर्किट रिड्यूस होता जाएगा, हम लोग बार बार स्टेप 2 में ही रहेंगे। स्टेप 2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रजिस्टर रिलेशन बिटवीन टू रजिस्टर फ्रॉम द अपोजिट साइड, कि अब हमको फिर से क्या करना है, अपोजिट साइड से, तो लेफ्ट में टर्मिनल है तो अपोजिट साइड मेरा राइट होगा, तो अपोजिट साइड से जो पीछे के दो रजिस्टर हैं उनके बीच में रिलेशन देखना है। तो अब आपको ये चेक करना है कि R3 का R8 के साथ क्या रिलेशन है, तो R3 का R8 के साथ क्या रिलेशन है, तो जब आपने करंट का फ्लो कराया था तो एक्स पॉइंट पे क्या हुआ था, ये ब्रेक हो गया था, एक R3 में चला गया था, एक इस पाथ में चला गया था, तो इस पाथ में जो तीन रजिस्टर थे वो तीनों रजिस्टर बदल के किसमें फॉर्म में आ गए, R6 + R4 + R5 किस फॉर्म में बदल गए हैं, R8 में, यानी कि जो करंट इधर जा रहा था वही करंट R8 में आएगा। अब बात करेंगे इस पाथ का करंट और इस पाथ का करंट क्या है, आपको देखने में लगेगा अलग-अलग है, अलग-अलग क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपको कल ही हमने बताया था जब तक रजिस्टर की वैल्यू सेम ना हो तब तक करंट का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक, और जब रजिस्टर की वैल्यू सेम होगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग-अलग होगी, तो जब अलग-अलग होगी तो ये रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको बताया गया था एक प्रॉपर्टी की अगर किन्हीं दो रजिस्टर में करंट फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू अलग-अलग है तो किसमें जाएगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, R3 पैरेलल टू R8, मैथमेटिकल सिंबल क्या है, R8, यानी कि जो वैल्यू R8 के बराबर, कौन सी वैल्यू R8 के बराबर है, इतनी वैल्यू R8 के बराबर है, यहाँ साफ-साफ ऊपर लिख देते हैं फिर से, ये वैल्यू क्या है, पहले R4 और R5 सीरीज में आपने देखा, इसके साथ टोटल सीरीज में आपने देखा क्या, R6 दिया, और यहाँ तक की वैल्यू आपने बता दिया R8। अब बात क्या बताया जा रहा है कि R3 जो है R8 के साथ पैरेलल है, यानी कि इतनी वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू कितने के बराबर है, R8 के बराबर है, तो आपको इतने के पैरेलल क्या करना है, R3 कर, इतने के पैरेलल क्या कर लिए, R3 कर लिए, इतने के पैरेलल R3 कर लिए। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू सॉल्व होने के बाद, मतलब ये क्या है, यहाँ पे R3 R8 है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया था, R3 * R8 कर लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय R3 + R8 कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद मान लीजिए समथिंग नई वैल्यू मिल गई हमको R9, कि यहाँ तक पूरा सॉल्व करने के बाद एक नई वैल्यू हमको मिल गई जो वैल्यू होगी R9। अब इस R9 वाली वैल्यू पे आपको ध्यान देना है, अब फिर से आपका ये जो दो रेजिस्टेंस है वो सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज हो गया, सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो वैल्यू कितना है, R9। अब बात करेंगे कि R9 रिप्रेजेंट कहां करेंगे, तो R9 इन दो पॉइंट के बीच है, इन दोनों रेजिस्टेंस के कहां रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों रेजिस्टेंस के कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, x और y पॉइंट के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके हमको क्या कर देना है, एक नए वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना जिसकी वैल्यू क्या है, R9। तो अब हमको फिर से ध्यान देना है कि अब आपका सर्किट देखिए धीरे-धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होने का मतलब सर्किट में हमने 6 रेजिस्टेंस बना करके तैयार किए थे, तो 6 से 5 में बदला, 5 से 4 में बदला, 4 से 3 में बदला, और 3 से आपका अब 2 में बदलेगा, तो 2 में कैसे बदलेगा, फिर बार-बार हमने बताया कि आप बार-बार इसी स्टेप में रहेंगे जब तक सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं आ जाता, तो आपका सीए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रेजिस्टर रिलेशन बिटवीन टू रजिस्टर फ्रॉम द अपोजिट साइड, तो फिर से अपोजिट साइड लेफ्ट साइड में टर्मिनल, तो अपोजिट साइड राइट साइड में होगा, तो इस साइड से हमको देखना दो रजिस्टर में रिलेशन, तो हम R1 R9 में भी देख सकते हैं, R2 R9 में भी देख सकते हैं, तो पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं R1 R9 में, यहाँ से जो करंट चल रहा था अभी क्या होगा कि x पाथ पे आने के बाद अब इसके पास दो पाथ नहीं रह गए, अभी इसके पास एक सिंगल पाथ रह गया, तो ये पूरा का पूरा करंट इधर सर्कुलेट करने लगेगा, और जब पूरा का पूरा करंट इधर सर्कुलेट करेगा तो जो करंट R1 में जा रहा है वही करंट R9 में जा रहा है, तो करंट की वैल्यू इस केस में क्या है, सेम है, तो सेम वाला केस कल आपको किस में बताया गया था कि वो सीरीज के केस में, और सीरीज के केस में हमने बताया था रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, प्लस साइन, तो आपको प्लस क्या करना है, R1 + R9 कर लेना है, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितने के बराबर हो गया, R10 के बराबर हो गया, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद R10 के बराबर हो गया, तो अब आपको क्या करना है, R9 में क्या करना है, प्लस R1 करना है, तो R9 के बराबर है क्या, R9 के बराबर आपने यहाँ लिख रखा है कि R9 के बराबर इतनी वैल्यू किसमें चेंज हो गया, R9 में, तो इस वैल्यू में आपको क्या कर लेना है, +1, और ये वैल्यू किसके बराबर आपने बता दिया है, R10 के बराबर,
R1 करने के बाद ये वैल्यू R1 को ऐड करने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, R10 के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, R10 के बराबर। अब ये दो रेजिस्टेंस फिर सिंगल रेजिस्टेंस में बदल गए, तो सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R10 है। तो R10 है, तो यहाँ पे हटा कर करके हम लोग एक नया रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, R10। अब यहाँ से जो करंट चल रहा है फिर उसको चेक करना है कि जो करंट यहाँ से चल रहा है वो R10 में होते हुए R2 में भी जा रहा है। तो जो करंट की वैल्यू यहाँ पे वही करंट की वैल्यू यहाँ है, यानी कि इस केस में भी करंट की वैल्यू इन दो रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम है यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, प्लस साइन लगा देना है। तो R2 प्लस R10। अब बात करेंगे कि R10 किसके बराबर है, तो R10 कितने के बराबर है, तो इसमें क्या कर देना है, प्लस R2। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर समथिंग वैल्यू आ रहा है, R11 आ रहा है, तो यहाँ पे दिखाएंगे क्या, R11। और यही R11 क्या कहलाएगा आपका, R टोटल या R इक्विवेलेंट या RAB को पढ़ेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन AB टर्मिनल, मतलब इस AB टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वही इसका, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा, वही इस सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, तो ये जब टर्मिनल आपका लेफ्ट साइड में था तब की बात हुई। अब हमने बताया अगर टर्मिनल आपका राइट साइड में है, तो हमने बताया लेफ्ट साइड में दोनों टर्मिनल हो, राइट साइड में दोनों टर्मिनल हो, ऊपर के साइड में हो, अपर साइड में हो, लोअर साइड में हो, ये सारे एक केस में। कौन सा केस हुआ, वन साइडेड टर्मिनल, जब दोनों टर्मिनल क्या हो, वन साइडेड हो। अब बात करेंगे इस सर्किट को रिड्यूस करने का, इसमें प्रोसेस देखें। तो आपका टर्मिनल किधर भी हो प्रोसेस एक ही है कि जब वन साइडेड में आएगा। मान लीजिए इस केस में जब टर्मिनल आपका राइट साइड में है, जब राइट साइड में है तो अगर आपका सोर्स, हमने बताया कि जो टर्मिनल दिया होता है उस टर्मिनल से ही उस सर्किट के अंदर आप सप्लाई दे सकते हैं। तो या तो आप यहाँ से बैटरी लगाएंगे, तो जब बैटरी लगाएंगे तो करंट का फ्लो या तो C से D होगा बताया गया, या तो D से C पे होगा। तो C से D कब होगा, D से C कब होगा, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव प्लेट आपने किधर जोड़ रखा है। पॉजिटिव प्लेट C की तरफ जोड़ रखा है तो C से D की तरफ होगा, पॉजिटिव प्लेट D की तरफ जोड़ रखा है तो D से C की तरफ। तो हम यहाँ पे कैलेंसर में लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे जब भी सोर्स लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और करंट का फ्लो या तो C से स्टार्ट होगा या तो D से स्टार्ट होगा। अब बात हो रहा है कि जब भी सर्किट क्लोज होगा तो उस केस में अगर C से चलेगा करंट तो D तक हर हाल में पहुंचेगा, और D से चलेगा तो हर हाल में C तक पहुंचेगा। अब फिर देखेंगे कि अगर आप करंट का सर्कुलेशन मान लीजिए C से स्टार्ट करंट का फ्लो से यहाँ C से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, D तक पहुंचेगा। लेकिन D तक पहुंचेगा कैसे, करंट को सर्कुलेट करते हुए मतलब करंट इसमें सर्कुलेट तब होगा जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा इसको फिर से समझेंगे। अगर हम यहाँ से चला रहे हैं C से, तो R5 होते हुए कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। फिर इसके पास एक नया पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 पे क्या हो जाएगा, ये करंट ब्रेक हो जाएगा, R2 में चला जाएगा, एक R4 में चला जाएगा। ठीक, जब R2 में चला जाएगा और एक R4 में चला जाएगा, तो जो R4 में जाएगा वो 2 तक तो सीधा पहुंच गया, लेकिन जो R2 में जाएगा वो क्या होगा, इस पॉइंट तक आ जाएगा। और जब ये इस पॉइंट तक आएगा तो इसके पास अब यहाँ पे अनदर पाथ नहीं, मतलब पॉइंट 1 की तरह दो पाथ नहीं है कि एक इधर जाएगा इधर जाएगा। इसके पास एक सिंगल पाथ है, वो क्या है, सिंगल पाथ R1, यानी कि यहाँ पे ब्रेक होने वाला प्रोसेस नहीं लगेगा। तो जब ब्रेक होने वाला प्रोसेस नहीं लगेगा यानी कि पूरा का पूरा करंट इधर आ जाएगा। कौन सा पूरा करंट, जो R2 में जा रहा है। तो R2 में अगर मान लीजिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में I लगा करके यहाँ मान लीजिए I1 जा रहा है I2, तो इस तरफ भी I1 ही आया और इधर I2 आ रहा है। अब बात करेंगे क्या कि जो आपका R1 में जो करंट जा रहा है वो कहां तक आएगा, इस पॉइंट तक। फिर आपको ये ध्यान देना है कि इस पॉइंट के पास अनदर पाथ नहीं है, तो जब अनदर पाथ नहीं है तो ये कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो विदाउट ब्रेक के ये क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा। जब इधर मूव करेगा तो ये R3 होते हुए कहां तक चला जाएगा, R2 में चला जाएगा। और फिर ये R3 होते हुए R2 तक पॉइंट 2 तक आ जाएगा, और जो R4 से करंट सर्कुलेट होकर के 2 तक आ रहा है, अब ये दोनों पॉइंट 2 पर मिल के और फिर से ये I बंद कर करके वापस आ जाएगा। क्लियर। अब हम हमारा ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे क्या करना है, आइडेंटिफाई रेजिस्टर रिलेशन बिटवीन टू रेजिस्टर्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब हमारा दो रेजिस्टर के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सीरीज में है, क्या वो पैरेलल में है, और उसको क्या करना है फिर पहचानते हुए हमको आगे बात करना है कि
कि मतलब सीरीज में या पैरेलल में ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन कहाँ से, अपोजिट साइड से करेंगे। तो अपोजिट साइड कहता क्या होगा, कौन सा, अब हमारा टर्मिनल देखेंगे तो टर्मिनल हमारा बोर्ड की तरफ देखेंगे तो हमारा टर्मिनल राइट साइड में है, और सर्किट को रिड्यूस करेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो रिड्यूस करने का मतलब हर दो रेजिस्टेंस में रिलेशन आइडेंटिफाई करना, उसमें उसको सिंगल वैल्यू में चेंज करना। तो यहाँ से देखें, पीछे से दो रेजिस्टेंस अगर हम R2 और R1 उठाएं तो इनमें रिलेशन चेक करना है। तो रिलेशन कैसे चेक होगा, करंट बेस्ड प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे जो करंट जा रहा है और यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, सेम। जब सेम होगा तो ये दोनों किस केस में आ जाएगा, सीरीज के केस में आ जाएगा। तो सीरीज के केस में आप क्या कहेंगे, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपको फिर से समझाया जा रहा है कि R1 प्लस R2। मान लीजिए इसको सॉल्व करते हुए कुछ नई वैल्यू आपको मिल गई, मतलब R6 तो लिए ही है, मान लीजिए कोई नई वैल्यू आपको मिल गई R7, R2 प्लस R, मतलब अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1 और 2 तो आप 1 प्लस 2 जोड़ते तो एक नई वैल्यू मिलती है 3, तो उसी को मान लिया गया है कि वो R7। ठीक, अब बात करेंगे कि इन दोनों रजिस्टर को आपने, ये दो रजिस्टर जो दो वैल्यू के थे वो एक सिंगल वैल्यू में चेंज हो गए, जिसको आप क्या कह रहे हैं, R7। तो ये जुड़े कहाँ पे हैं, तो ये जुड़ा है एक पॉइंट 1 पे और एक इस पॉइंट के बीच में। तो इन दोनों रजिस्टर को बदल करके एक सिंगल वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, R7। अब बात करेंगे क्या कि ये करंट इधर सर्कुलेट हो रहा था, तो ये करंट ये जो यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। फिर आपको अभी बार-बार बताया जा रहा है, जब तक सर्किट सिंगल रजिस्टर में नहीं बदलेगा तब तक आप स्टेप 2 में ही रहेंगे। फिर आपका टर्मिनल आपका राइट साइड में, तो अपोजिट लेफ्ट साइड से रिड्यूस करेंगे। तो अब पीछे से दो रेजिस्टेंस कौन-कौन से दिख रहे हैं, R7 और R3। तो R7 में करंट का फ्लो देखेंगे कि जो इधर आ रहा है R7 में वही जाकर के R3 में भी जा रहा है। फिर करंट का फ्लो दोनों केस में सेम है, तो सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, R7 प्लस R3। तो R7 प्लस R3 मतलब कि ये आपस में सीरीज में, और सीरीज में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि प्लस साइन लगा देना है। तो अब बात करेंगे कि R7 के बराबर क्या है, R7 के बराबर है हमारा R1 प्लस R2। तो इसमें ले जाकर के R3 जोड़ देंगे, इसमें R3 ला करके आपने जोड़ दिया। अब ये वैल्यू जोड़ने के बाद मान लीजिए इसमें जोड़ने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, R8 के बराबर। तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, R8 के बराबर। अब इसी तरह बात करेंगे कि जो दो वैल्यू का रजिस्टर था, एक R3 एक R7, वो क्या हो गया, एक सिंगल वैल्यू का रजिस्टर में चेक होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, R8। ये दोनों कनेक्ट किसके बीच में है, 1 से 2 के बीच में। लेकिन 1 से 2 के बीच में दो पाथ है, एक आपका R4 वाला, एक पाथ कौन सा, ये जिसमें R3 और R7 जुड़ा हुआ है। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस में, उस वैल्यू के रेजिस्टेंस को दिखाएंगे कितना, R8। ठीक, अब इसमें आपने जब करंट यहाँ फ्लो कराया था तो इस पॉइंट पे आने के बाद दो पाथ था, तो करंट इधर ब्रेक हो गया था और एक R4 में। तो अब आपका फिर वही पॉइंट 2 पे है, आप रेजिस्टर के रिलेशन आइडेंटिफाई करना है दो में पीछे से। तो अब पीछे से दो रेजिस्टेंस कहाँ पे, टर्मिनल राइट में है, तो रिड्यूस करेंगे लेफ्ट साइड से। तो R8 और R4 में रिलेशन देखेंगे, तो R8 और R4 में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि R4 में जो करंट जा रहा है वो R8 से अलग है, या R8 में जो करंट जा रहा है वो R4 से अलग है। तो जब ये अलग है ये वैल्यू, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कहलाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, R8 पैरेलल टू R4। अब बात करेंगे कि R8 किसके इक्विवेलेंट था, तो R8 इक्विवेलेंट इस पूरे डाटा के, इस पूरे डाटा के पैरेलल क्या लगा देंगे, R4। और इस पूरे डाटा को पैरेलल वाली वैल्यू को हमने आपको सॉल्व करना बताया कैसे, R8 into R4 डिवाइडेड बाय R8 प्लस R4 सॉल्व कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नया वैल्यू मिल गया R9, यानी कि पूरी वैल्यू जो बराबर होगी किसके बराबर होगी, R9 के बराबर होगा। अब बात करेंगे कि R8 और R4 बदल कर, मतलब जो दो वैल्यू के रेजिस्टर थे वो सिंगल वैल्यू में बदल गए, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, R9 हो गई। अब इन दोनों रेजिस्टेंस के जहाँ एक नया रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, R9। R9। अब यहाँ पे जो C टर्मिनल से जो करंट चल रहा है वही R5 में जा रहा है, वही R9 में भी जा रहा है, वही R6 में जा रहा है। तो कहने का मतलब अब आपको इनमें रिलेशन देखना है, पीछे से दो में, तो पहले R5 R9 में देख लेंगे, तो ये दोनों में करंट सेम, इसलिए सीरीज में हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, R5 प्लस R9।
तो इसको सॉल्व करने पे मान लीजिए R10 आया, तो अब R9 के बराबर क्या है, R9 के बराबर ये डाटा है, तो प्लस R5 और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, R10 के बराबर हो गया। अब ये दोनों वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू सिंगल रेजिस्टेंस में फिर चेंज हो गया, जिसकी वैल्यू R10 है, जिसकी वैल्यू R10 है, तो R10 और R6 की बात करेंगे अब। तो इनमें जो करंट होगा, यहाँ से करंट चलेगा तो वही करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, यानी करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका R10 प्लस R6, ये मान लीजिए सॉल्व कर लिए, आ गया R11। तो ये अब बात करेंगे R10 किसके बराबर है, R10 पूरे डाटा के बराबर है, तो प्लस R6 और इसको सॉल्व करने पे किसके बराबर दिख रहा है, R11। तो यही R11 क्या कहलाएगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा, या इक्विवेलेंट कहलाएगा, या रेजिस्टेंस बिटवीन सी बी टर्मिनल कहलाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा कि अगर सर्किट के किसी दिए हुए सर्किट में हम लोग मतलब R टोटल की बात करें या R इक्विवेलेंट की बात करें, उसकी अगर गणना करनी हो तो इस तरीके से करना है। मतलब आपको दिए हुए सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को रिड्यूस करना है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को रिड्यूस करने का मतलब अगर दिए हुए सर्किट में 10 रेजिस्टेंस हैं तो उसको 9 में बदलिए, फिर 9 के बाद 8 में बदलिए, 8 के बाद 7 में बदलिए, 7 के बाद 6 में बदलिए, 6 के बाद 5 में बदलिए, फिर 4 में बदलिए, फिर 3 में बदलिए, फिर 2 में बदलिए, फिर 1 में बदलिए, और फिर जो सिंगल वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा, उसका टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा, वही उस सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा, वही उस टर्मिनल के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इसको हम RAB भी पढ़ सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन AB, मतलब कौन सा वैल्यू जो लास्ट में आखिरी वैल्यू आ रही है, कौन सी आखिरी वैल्यू आ रही है, जो R11 के बराबर आ रही है। इस केस के लिए बात कर रहे हैं, इस केस के लिए भी जो लास्ट वैल्यू आ रही है यही उसका टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये जो केस अभी हम पहला केस पढ़े हैं, व्हेन द वन साइडेड टर्मिनल, मतलब जब दोनों टर्मिनल क्या हो, वन साइडेड। तो इस तरीके से